गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ वी स्टडी न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में पढ़ते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ में क्या होता है कि एवरी एक्शन, पहले स्टेटमेंट बोल देते हैं, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है कि इट्स मीन अगर हम किसी बॉडी के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी क्या काम करती है, उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है और उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, पर फोर्स क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ स्टेटमेंट। अब न्यूटन थर्ड लॉ स्टेटमेंट को ड्राइव करेंगे। ड्राइव करने से पहले एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और इस कॉन्सेप्ट का प्रूफ शायद नेक्स्ट लेक्चर में हो जाए। तो कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहता है, किसी बॉडी का कांस्टेंट होता है, बिफोर कोलिजन भी और आफ्टर कोलिजन भी। टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हमने दो बॉडी ली है, एक बॉडी का मोमेंटम कितना है, एक बॉडी का मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम कितना है, डेल p1। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। ये थोड़ी सी एप्लीकेशन है, इसको बाद में करेंगे। चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, चेंज ऑफ मोमेंटम फर्स्ट बॉडी, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी कितना हो गया, उसको लिखेंगे डेल p1। ठीक है, डेल किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, सेकंड बॉडी हो गया, उसको लिखेंगे डेल p2। टोटल मोमेंटम क्या होगा, तो चेंज इन टोटल मोमेंटम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल p1 प्लस डेल p2 क्या होता है, जीरो, कांस्टेंट होता है। तो टोटल मोमेंटम इसका क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, डेल p1 प्लस डेल p2 इज इक्वल टू जीरो। अब डेल p1 इज इक्वल टू माइनस डेल p2, सेकेंड तरफ चल जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय द टाइम, डिवाइडेड बाय जो बॉडी ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया ना, स्मॉल टाइम के लिए लगाया, तो डिवाइडेड बाय डेल t, बोथ साइड, दोनों साइड को हम क्या काम कर देंगे, बोथ साइड इसको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, डेल t से। तो यह आ जाएगा डेल p1 बाय डेल t इज इक्वल टू डेल p2 बाय डेल t। ठीक है, अब लिमिट लगा देते हैं कि भाई ये जो टाइम होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से क्या काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट में आती है, तो स्मॉल टाइम की कोलिजन लगता है, किसी कार की टक्कर या किसी चीज की भी कोलिजन होता है, बैट बॉल का कोलिजन तो किसके लिए लगता है, स्मॉल टाइम के लिए। तो उसके लिए हम लिमिट लगा देंगे। ठीक है, इसमें हमने लिमिट लगा दी। क्या लिमिट लगाई कि टाइम बहुत स्मॉल है और ये माइनस साइन रह गया। ठीक है, इक्वल टू माइनस, तो डेल p टेंड्स टू जीरो। इस तरफ भी लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट नेक्स्ट पे ही कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। अगेन लिमिट डेल p टेंड्स टू जीरो, तो दिस इज डेल p1 बाय डेल p इट इज इक्वल टू माइनस लिमिट डेल p टेंड्स टू जीरो डेल p2 बाय डेल p। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डेल लग जाएगा, तो स्मॉल डेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डी में कन्वर्ट हो जाएगा, dp बाय dt, और ये क्या हो जाएगा, dp बाय dt। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोमेंटम के। इसका मतलब ये क्या बन गया, फोर्स F A B, ये माइनस साइन रहेगा, माइनस F B A। ठीक है, A ने B के ऊपर फोर्स लगाया तो इसका मोमेंटम चेंज, और B ने A के ऊपर लगाया, इसका मोमेंटम चेंज हो गया। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया अकॉर्डिंग टू, दिस इज प्रूफ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, दिस इज अवर न्यूटन थर्ड। ये क्या हो गया, न्यूटन थर्ड लॉ।
ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या हो गया, चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ फर्स्ट बॉडी डेल p1, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी इज डेल p2 अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम 0, डेल p1 को एक साइड रखेंगे, डेल p2 को सेकंड हैंड डिवाइडेड कर देंगे, डेल t से डिवाइड कर दिया, हमने लिमिट ले ली। तो मैंने कहा लिमिट क्या होता है, जब कांटेक्ट होता है, जब दो बॉडी के बीच में फोर्स लगता है स्मॉल टाइम के लिए लगता है, तो डेल t क्या हो गया, टाइम क्या हो गया, वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि 0 के आसपास। तो दिस लिमिट इज कन्वर्टेड इनटू डेल इज कन्वर्टेड इनटू d के अंदर कन्वर्ट हो गया। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो ये भी फोर्स की, ये भी फोर्स की, ये नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, न्यूटन थर्ड लॉ की क्या होगी हमारे पास डेरिवेशन होगी। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट करते हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके इस तरफ लिख दिए, ठीक है, ताकि कोई माइंड से ना निकल जाए, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ लिख दिए। इनको सबको हमने जो राइट किए हैं, हम इन सबको एक्सप्लेन करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला क्या, फोर्स ऑलवेज इन पेयर, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि फोर्स हमेशा पेयर में होता है। आप किसी भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी, यानी कि दो फोर्स तो मिलेंगे, उससे ज्यादा मिल सकते हैं, पर दो फोर्स आपको हमेशा मिलेंगे। ये न्यूटन थर्ड लॉ से आया कि फोर्स हमेशा पेयर पे, क्योंकि किसी के ऊपर आप एक्शन होगा तो वो रिएक्शन जरूर करेगा, यानी कि वो भी उतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर फोर्स क्या रहेंगे, इन पेयर्स रहेंगे। सेकंड आता है नो कॉज इफेक्ट ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो क्या होगा, नो कॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि एक्शन कौन सा है, रिएक्शन कौन सा है, ठीक है ना। हालांकि हम पहले ये पढ़ते हैं कि जो पहले फोर्स लगाता है वो एक्शन है और बाद में जो लगाता है वो रिएक्शन है, पर ऐसा नहीं होता कि जो बॉडी जब कांटेक्ट में आती है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने से लग जाती है। तो हम किसी को भी एक्शन कह सकते हैं और किसी को भी हम क्या कह सकते हैं, रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि एक को ही एक्शन कहेंगे दूसरे भी, क्योंकि जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती है तो इसको भी एक्शन कह सकते हैं और इस वाले को भी एक्शन कह सकते हैं, या इस वाले फोर्स को भी रिएक्शन बोलते हैं, इधर वाले को रिएक्शन। जब कांटेक्ट में आएगी, टच में आएगी, तो दोनों एक साथ आएंगे, दोनों एक साथ क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन हम किसी को भी बोल सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। सेकंड आता है नेवर कैंसिल ईच अदर। ये जो फोर्सेस है ना, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, ठीक है। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये दो डिफरेंट बॉडी के ऊपर लगे हुए हैं। एक ही बॉडी पे, जैसे ये बॉडी होगी तो मैंने इस एक इधर खींच रही है कि ये एक ही बॉडी पे लग रहा है, ठीक है। तो इसमें फोर्स कैंसिल हो सकता है, पर फोर्स ये वाली बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है और ये वाली बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है, तो दे आर नॉट कैंसिल टू ईच अदर, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है। फिजिकल कॉन्टैक्ट और इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस, जब भी ये फोर्स लगेगा, कभी भी ये फोर्स लगी, ठीक है, वो फिजिकल कांटेक्ट की वजह से भी लग सकता है और लार्ज डिस्टेंस की वजह से भी लग सकता है, ठीक है ना। डिस्टेंस की वजह से भी लग सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि फिजिकल कांटेक्ट हो। तो न्यूटन थर्ड लॉ दोनों के लिए एप्लीकेबल है। फिजिकल कांटेक्ट पे भी न्यूटन थर्ड लॉ का, फिजिकल कांटेक्ट ना हो, फिजिकल कांटेक्ट यानी दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे कनेक्ट ना हो। जैसे दो मैग्नेट होगी, दो मैग्नेट को अपोजिट पोल लाए तो रिपेल करेगा, या दूर होगी तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। ऐसे फोर्सेस, ठीक है। तो ऐसे जो फिजिकल कांटेक्ट में ना हो, और फिजिकल कांटेक्ट यानी कि दो बॉडी आपस में टच करके फोर्स लगा, तो भी वहां पर दोनों ही केसेस में न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल है। रेस्ट एंड मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब भी वहां फोर्स लग रहा है, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तब भी उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, यानी कि दोनों के अंदर फोर्स लगता है। और न्यूटन थर्ड लॉ रेस्ट के लिए लगता है और किसमें के लिए लगता है, मोशन के लिए लगता है। एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, सबके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, कूलम्ब्स लॉ हो गया, सभी फोर्सेस के ऊपर सभी फोर्सेस एप्लीकेबल है न्यूटन थर्ड लॉ के, ठीक है। ये बात फिर रिवाइज कर लेते हैं। क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट फैक्ट में, फोर्स ऑलवेज इन पेयर, फोर्स हमेशा पेयर में होगा, कभी भी सिंगल फोर्स आप नहीं देखोगे। किसी बॉडी पे एक फोर्स कभी नहीं लगेगा, अगर एक फोर्स लग रहा है तो दूसरा फोर्स अपने आप आ जाएगा, तो इसलिए फोर्स ऑलवेज इन पेयर। ये किससे आया है, न्यूटन थर्ड लॉ से आया। न्यूटन थर्ड लॉ ने क्या कहा, एक ऑब्जेक्ट अगर एक्शन करेगी तो दूसरा रिएक्शन जरूर करेगी, तो दूसरा फोर्स एग्जिस्ट होगा और अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। नो कॉज ऑफ इफेक्ट रिलेशनशिप इन थर्ड लॉ, कॉज का मतलब ये बताया कि नहीं, जो कोई बॉडी
फोर्स लगा रही है एक दूसरे के ऊपर, तो हम किसी को भी एक्शन बोल सकते हैं, किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब दो बॉडी कांटेक्ट में आएगी, दो बॉडी जब फोर्स लगी तो एक साथ ही लगाती है, इसलिए एक बॉडी को हम दोनों बॉडी में किसी को भी एक्शन और किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हैं। नेवर कैंसिल ईच अदर, क्योंकि ए बॉडी बी पे लगा रही तो बी बॉडी ए पे लगा रही, एक ही बॉडी पे दोनों फोर्स नहीं लग रहे, तो इसलिए एक दूसरे कैंसिल नहीं करते। फिजिकल कांटेक्ट और इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस, ये जो फोर्स है फिजिकल कांटेक्ट दूसरे के टच में भी आता है और दूर से भी अगर फोर्स लगता है तो भी, ये दोनों चीजों के लिए एप्लीकेबल है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का पता है, दो नॉर्थ पोल आएंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो भी उसमें क्या लग रहा है कि ए और बी के ऊपर लगा नॉर्थ, पहले वाली मैग्नेट के ऊपर लगा, दूसरी का नॉर्थ उसके ऊपर लगा रहा है, तो वहां फिजिकल कांटेक्ट नहीं लग रहा, पर उनके बीच में भी फोर्स लग रहा है, और फोर्स क्या लग रहा है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। फिजिकल कांटेक्ट और फ्रॉम ए डिस्टेंस दोनों के लिए लगता है। रेस्ट और मोशन, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो भी फोर्स लगेगा और मोशन में तो भी न्यूटन थर्ड लॉ की फोर्स लगेगी। एप्लीकेबल टू ऑल टाइप फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी फोर्स हो, हर एक में न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स एप्लीकेबल है। ठीक है, अब हम इसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस करते हैं। तो हमने रिकैप किया कुछ एप्लीकेशंस है न्यूटन थर्ड लॉ की, तो एप्लीकेशन देखिए। फर्स्ट एप्लीकेशन लिख लीजिए या यूजेस लिख लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। फर्स्ट देखिए, बुक केप्ट ऑन ए टेबल, ए आया बुक केप्ट ऑन टेबल, ठीक है। बुक कहां करता है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो मान लीजिए ये मैंने एक स्टूल बना दी इस तरीके से, ये इस तरीके से टेबल बन गया है और इसके ऊपर हमने एक बुक रखी है, तो क्या होता है, वेट की वजह से इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स होता है, तो ये टेबल इसके ऊपर क्या लगाती है, अपवर्ड फोर्स। ठीक है, और बुक किस पे रहती है, रेस्ट पोजीशन। तो रेस्ट पोजीशन पे भी कोई ऑब्जेक्ट रखी है तो भी उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो फोर्स क्या हो गया, बुक की वेट की वजह से डाउनवर्ड, और जब बुक इस पे एक्शन कर रही है तो ये टेबल भी इसके ऊपर रिएक्शन कर रही है, तो उसकी वजह से क्या लग रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है, पर डिफरेंट लग रहा है, बुक टेबल पे लगा रही है, टेबल बुक के ऊपर अप्लाई फोर्स कर रहा है, तो ये कौन सा हो गया, बुक केप्ट ऑन ए टेबल। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन होती है वॉकिंग। वॉकिंग का हमने डायग्राम पहले बना चुके, बी पॉइंट आ गया और कौन सा आ गया, वॉकिंग। वॉकिंग के लिए सेकंड हमारे पास आता है वॉकिंग। ठीक है, कौन सा आ गया, वॉकिंग। तो वॉकिंग के लिए क्या बताया था कि जैसे जब हम मूव करते हैं तो हमारा पैर ऐसे ना होके हमारी लेग ऐसे होती है, तो हमारा फीट है, ये जो फीट है ये हमारा, ठीक है, ये ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फीट क्या काम करता है, नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, हम पैर की वजह से ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, एफ लगाते हैं, तो इसके अपवर्ड अपोजिट आर यानी रिएक्शन होती है, ये एक्शन होगी, ये रिएक्शन, ये हॉरिजॉन्टल पीस होगी, इसके साथ एंगल हो गया थीटा, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, आर कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हमारे पास क्या हो गया, आर साइन थीटा। तो जो आर कोस थीटा है वो मूव करने, वॉक करने के लिए हेल्प कर रहा है, और आर साइन थीटा हमारे किसके अपोजिट है, हमारी वेट की, तो आर साइन थीटा हमारे वेट को बैलेंस करता है। ठीक है, आर साइन थीटा हमारे वेट को बैलेंस करता है और आर कोस थीटा हमें मूव करने के लिए, तो वॉकिंग के लिए कौन सा लगता है, न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल है। उसके बाद सेकंड आता है स्विमिंग। स्विमिंग में आपको पता है, स्विमिंग में थर्ड के आगे हमारे पास स्विमिंग, स्विमिंग के अंदर क्या करेंगे, स्विमिंग, तो स्विमिंग के अंदर करते क्या है कि जब हम स्विमिंग कर रहे हैं ऐसे, तो हम हाथों से पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं,
तो हमारी बॉडी भी क्या करती है, जो वाटर, जब हम वाटर के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वाटर भी हमको फॉरवर्ड आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से हम क्या काम करते हैं, स्विमिंग करते हैं। ठीक है, तो स्विमिंग में किसके ऊपर बेस हो गया, न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर बेस हो गया। स्विमिंग के अंदर जब हम क्या काम करते हैं, तैरते हैं यानी कि स्विमिंग करते हैं, तो हम हाथों से पानी को क्या करते हैं, पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फिर वाटर भी क्या करता है, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है और वो उसको आगे की तरफ क्या करवाएगा, मूव करवाएगा। तो दैट इज द थर्ड ऑफ द स्विमिंग। स्विमिंग के लिए भी न्यूटन थर्ड लॉ लिखेगा। स्विमिंग के बाद आ गया फायरिंग ऑफ ए गन। फायरिंग ऑफ गन, फोर्थ आर्ट, फायरिंग ऑफ ए गन। पहले भी हम इसके पढ़ चुके हैं, इसकी एप्लीकेशन हमारी आ चुकी, फायरिंग ऑफ गन। जब ये हमारे पिस्टल होगी, ठीक है, जब हम ट्रिगर दबाते हैं तो पिस्टल पीछे की तरफ जाती है, बुलेट आगे की तरफ। इसका मतलब जब पिस्टल बुलेट के ऊपर फोर्स लगाती है तो बुलेट भी पिस्टल के ऊपर क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से वो बैक साइड में जाती है। ठीक है, तो ये फायरिंग ऑफ गन के अंदर कौन सा लगता है, न्यूटन थर्ड लॉ लगता है। फायरिंग ऑफ गन के बाद फ्लाइट ऑफ ए जेट प्लेन। फिफ्थ, फ्लाइट ऑफ ए जेट प्लेन, FLIGHT, फ्लाइट ऑफ ए जेट प्लेन। जेट प्लेन न्यूटन थर्ड लॉ पे काम करता है। होता क्या है, जो जेट प्लेन है, जो बर्नर होता है, उसके अंदर क्या रखा जाता है, एक छोटी सी नोजल रखी हुई होती है, छोटी सी नोजल लगी हुई होती है, रखी नहीं लगी हुई होती है। और जैसे ही बर्नर फ्यूल बर्न होता है तो नोजल के थ्रू एयर जो गैसेस वो बाहर निकलती है, तो वो बाहर की तरफ फोर्स करते हैं और ये अंदर की तरफ फोर्स करता है, जिसकी वजह से रॉकेट या जेट प्लेन आगे की तरफ क्या करता है, फॉरवर्ड यानी कि मूव करते हैं। तो दो फोर्स होंगे, जितनी स्पीड से बाहर आएगा उतनी स्पीड से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ लगेगा। तो दिस इज द फ्लाइट ऑफ द जेट प्लेन। फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन के बाद आता है इसके अंदर रीबाउंडिंग। रीबाउंडिंग ऑफ रबर। रबर बॉल को आपने देखा है कि अगर आप बॉल को उठा के दीवार पे फेंकोगे तो आपके पास बॉल वापस आ जाएगी। इसका मतलब जब वो बॉल क्या काम करती है, बॉल के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो बॉल भी क्या करती है, बॉल के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से बॉल क्या होती है, रीबाउंड हो जाती है। और इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन थर्ड। उसके बाद आता है डिफिकल्ट टू सेवन, डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए सैंड, टू वॉक ऑन ए सैंड और आइस। दिक्कत होती है मिट्टी पे चलने के बाद। आप जैसे किसान के बेटे जो खेत को हम प्लगिंग कर देते हैं, उसके बाद उस पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है, जब हम उस पर चलते हैं तो बहुत सारी मिट्टी डिस्प्लेस हो जाती है, सैंड डिस्प्लेस हो जाती है, तो लिटिल फोर्स ही अप्लीकेबल करता है अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से लिटिल ही रिएक्शन हो पाती है, जिसकी वजह से हमारे चलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही सैंड आइस के ऊपर क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता है, तो जिसकी वजह से हम पूरी तरीके आइस के ऊपर फोर्स अप्लीकेबल नहीं कर पाते। फ्रिक्शन फोर्स लेस होता है, लेस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से पूरा एक्शन या रिएक्शन नहीं हो पाती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट बच गया और वो बच गया ड्राइविंग इन लैंड। ड्राइविंग a nail into a wooden box, without holding, और पकड़ के। जब भी हम जैसे भी किसी भी नेल को डालते हैं, हम ऐसे करके उसको डालते हैं,
अगर हम इसको ना पकड़े नेल पॉलिश लगा के ऐसे डालेंगे तो वो कभी भी दीवार के अंदर या वुडन बॉक्स के अंदर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? कि जितना एक्शन नेल वुडन पे करेगी उतना ही रिएक्शन वुडन की क्या करेगी, नेल के ऊपर करेगी, तो नेल बाहर आ जाएगी। तो इसलिए ड्राइविंग करेंगे तो होल्ड करके कर सकते हैं, क्योंकि हम उस फोर्स को रोक सकते हैं, तो होल्ड करके हम उसको कर सकते हैं। अदरवाइज नेल हम उसके ऊपर नहीं डाल सकते वुडन बॉक्स पे या किसी वॉल के ऊपर विदाउट इट्स होल्डिंग। तो दीज आर द सम एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। तो मैं सोचता हूँ सारी आपको आ गई होंगी। तो हमने क्या क्या पढ़ा था न्यूटन थर्ड लॉ के एप्लीकेशंस के अंदर, तो कुछ रिकैप कर लेते हैं। क्या क्या रिकैप था इसके अंदर? एक तो ड्राइविंग नेल इनटू वुडन बॉक्स हो गया। सेकंड, ए बुक केप्ट ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर कोई बुक रखी हुई है तो उसके ऊपर भी कौन सा फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर न्यूटन थर्ड लॉ रखा है। बुक टेबल पे फोर्स लगा रही, टेबल बुक के ऊपर फोर्स लगा रही, ठीक है। वॉकिंग के लिए आ गया, वॉकिंग में हम क्या काम करते हैं, अर्थ के ऊपर फोर्स लगाते हैं, अर्थ उसके अपोजिट हमें रिएक्शन करती है। स्विमिंग के अंदर हम पानी को पीछे की तरफ भेजते हैं, पानी फिर वापस से वाटर फिर हम पे फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। फायरिंग ऑफ गन पढ़ा हमने कि गन को जब हम चलाते हैं तो पीछे की तरफ आती है गन, तो एक बार झटका लगता है तो जब गन के बुलेट के ऊपर गन फोर्स लगाते हैं तो बुलेट भी चलते वक्त गन के ऊपर क्या लगाती है, इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करती है। जेट का पड़ा कि जो जेट होते हैं उनके अंदर चलाने के लिए क्या होता है, उनमें एक छोटी नोजल लगी थी, जब फ्यूल बर्न होता है तो नोजल की तरफ से वो बाहर स्पीड से हाई स्पीड से बाहर निकलता है और इतना ही जितना एक्शन वो करता है उतना ही रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से जेट प्लेन क्या करता है, फॉरवर्ड मूविंग करता है। हमने एक लास्ट कौन सा किया था, रिबाउंडिंग, यानी कि बॉल को अगर हम फेंकेंगे तो वो क्या आएगी, रबर बॉल हमारे पास वापस आ जाएगी। तो क्यों आ जाएगी, क्योंकि जब बॉल है वो क्या करेगी, बॉल पे फोर्स लगाएगी तो बॉल पे बॉल के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। और लास्ट हमारे पास आता है एक सैंड के ऊपर, मिट्टी पे चलना और आइस पे चलना मुश्किल है। तो जब मैंने कहा अगर हम खेत को जैसे प्लग कर देते हैं तो जब हम उस पर चलते हैं तो क्या होता है, हम चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी जब फोर्स लगता है तो कुछ फोर्स क्या करता है, सैंड को डिस्प्लेस करने में लग जाता है। तो बहुत क्विक, बहुत स्मॉल फोर्स ही अर्थ पे लगता है और अर्थ के अपोजिट भी क्या लगता है, अपोजिट फोर्स लगता है, वो भी स्मॉल अमाउंट में लगता है, इसलिए डिफिकल्ट होता है चलना। ऐसे ही आइस के ऊपर डिफिकल्ट चलना मुश्किल क्यों हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स होता नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स लेस होता है, इसलिए पूरी तरह से उस पर एक्शन नहीं होता, तो आइस की वजह से रिएक्शन भी नहीं हो पाता। इसलिए हम क्या काम करते हैं, आइस पे और सैंड पे चलना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो आज न्यूटन लॉ का हमारा इतना टॉपिक हो गया, तो मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कल हम फिर आगे करेंगे। थैंक यू।